नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के पार्ट सेकंड के बारे में, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में, जिसके अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं कि जो संपत्ति घोषित कर दी जाती है कि वह किसी अपराध या किसी विधि विरुद्ध कार्य के द्वारा अर्जित की गई है, तब जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति अर्जित करता है, यदि वह कोई लोक पद धारण करता हो या किसी लोक पद पर रहा हो या फिर कोई लोक सेवक हो या फिर लोक सेवक रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है ऐसी संपत्ति को अधिहरण करने का आदेश दे सकेगी। और ऐसे आदेश को कौन प्राधिकृत करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, और अगर ऐसा जो आदेश है उसके विरुद्ध अपील कहाँ पर होगी, ये सारे ही प्रोविजंस जो हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर किए गए हैं। इस पूरे एक्ट के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो दंड दिया जाएगा वो कहीं पर भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। सिर्फ यही कहा गया है कि जो भी दंड होगा विधि द्वारा प्राधिकृत, वह यहाँ पर उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये हमारे एक प्लस पॉइंट है कि हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि जो विधि द्वारा प्राधिकृत दंड है वही विशेष न्यायालय अधिनियम के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 19 तक इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं संपत्ति के अधिहरण से रिलेटेड। यहाँ पर अधिहरण का मतलब होता है जब्त करना या सीज करना। इसका सेक्शन 13 देखते हैं, जिसमें कहा गया है संपत्ति का अधिहरण। तो जहाँ राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी किसी एविडेंस को देखकर यह लगता है या यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जो लोक पद धारण कर चुका हो या कर रहा हो या जो लोक सेवक हो या रहा हो, तो राज्य सरकार चाहे विशेष न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया हो या नहीं, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के लिए जो अपराध के द्वारा प्राप्त की है या उपाप्त की है, लोक अभियोजक को प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ऐसे आवेदन के साथ शपथ पत्र या तो एक या उससे अधिक संलग्न होंगे, जिसके अंदर यह जानकारी होगी कि जो ऐसी संपत्ति है उसके मामले में ये विश्वास करने का कारण जो है कि जो उसने जो प्राप्त की है वह अपराध के द्वारा प्राप्त की है, तो ऐसी उसके साथ जो डिटेल्स होगी वह अपराध जो शपथ पत्र होगा उसके साथ संलग्न होगी। और उसके साथ ही यदि ऐसी संपत्ति की जो लोकेशन है कि वह कहाँ स्थित है, तो उसके बारे में भी जो पर्टिकुलर्स हैं वो शपथ पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे। सेक्शन 14 अधिहरण के लिए सूचना। अब जो आवेदन लोक अभियोजक प्राधिकृत अधिकारी को करता है, उस आवेदन को प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी जो है क्या उसके अंदर एक्शन लेगा, वो सेक्शन 14 में बताया है। ये कहता है कि धारा 13 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी जो है वो प्रभावित व्यक्ति को, यानी कि जिसके ऊपर जो है मामला संज्ञान में लिया जाने वाला है, उसको जो है यहाँ पर एक सूचना की तामील करेगा और उसके ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किए जाए, यानी कि जो सामान्यतः 30 दिनों से कम नहीं होगा, ऐसा वक्त उस प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा और उससे मांग की जाएगी कि जो उसके खिलाफ जो आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके पास जो धन या जो संपत्ति है जिसके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि उसने अपराध के द्वारा प्राप्त की है, तो वह उसके बारे में एक जो डिटेल जानकारी है वह दे कि आखिर उसने वह कहाँ से प्राप्त की है और उसका क्या स्रोत रहा है, और उसके साक्ष्य भी वह उसके साथ उस जानकारी में जो है प्राधिकृत अधिकारी को देगा। और उसके साथ ही उससे यह भी पूछा जाएगा कि क्यों न समस्त धन और संपत्ति को जो उसने अपराध से प्राप्त की है या ऐसा जो है अपराध द्वारा उसके प्राप्त किया है ये विश्वास करने का कारण है, तो क्यों ना ऐसी संपत्ति और धन को जो है राज्य सरकार को कन्फिस्केट यानी कि जो है जब्त या सीज करने के लिए घोषित कर दिया जाए। तो यह सारे जो सवाल और ऐसी संपत्ति का जो ब्यौरा है वह उससे उस सूचना के द्वारा मांगा जाएगा। जब ऐसी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कि जैसे जो प्रभावित व्यक्ति है, यदि उसके पास जो संपत्ति है वह किसी और व्यक्ति के पास धारित, यानी किसी और व्यक्ति के पास या तो वह रखी हुई हो या वह उसको धारण कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी ऐसी सूचना की तामील की जाएगी। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस सेक्शन के अंदर कि उपधारा 1 में अभिलिखित साक्ष्य, सूचना और विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर्स का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खंडन किया जा सकेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूचना के द्वारा जो उससे मांगा गई है जानकारी, यदि वो ऐसी जानकारी देता है, अभिलिखित भी देता है प्रभावित व्यक्ति, तब ऐसी जितनी भी सूचना या जो साक्ष्य उसने दिए हैं ऐसी जानकारी के दौरान, तब उसको वो खंडन कर सकेगा विशेष न्यायालय में विचारण के दौरान और कार्रवाई के दौरान। सेक्शन 15 ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे अधिनियम के अंदर। कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण।
धारा 14 के अधीन जारी सूचना के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा, यानी कि जो 30 दिन का समय उसे दिया गया है उसके बाद जब वो जानकारी देगा उसके बाद उसे एक युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। उसके पश्चात एक आदेश द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नग्रस्त समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है। उसे सुनने के पश्चात जो है वह डिसाइड करेगा कि आखिर जो संपत्ति या जो धन है वो उसने अपराध के द्वारा प्राप्त किया है या विधि विरुद्ध अपराध के द्वारा प्राप्त किया है या नहीं। और जहां प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, वहां वह यह घोषित करेगा कि ऐसी समस्त संपत्ति और धन सभी विलंगमों से मुक्त राज्य सरकार को कन्फिस्केट यानी कि अधिहरत माने जाएंगे। विलंगमों से यहाँ तात्पर्य है कि जो जितनी भी एक प्रॉपर्टी या धन के ऊपर अगर कोई टैक्स बाकी है या जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर कुछ बाकी है तो वो सारों से मुक्त होगी और वो किसके पास, राज्य सरकार के पास कन्फिस्केट हो जाएगी। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो इसके अंदर ये आदेश किया जा रहा है राज्य सरकार को अधिहत करने का, ये इंपॉर्टेंट है, आगे सेक्शन में हम इसको कनेक्ट करेंगे। परंतु यदि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी को जमा कर दिया हो तो संपत्ति कन्फिस्केट नहीं की जाएगी। यहाँ यह बताया गया है कि जब ऐसा आदेश कर दिया जाता है कि जो ऐसी संपत्ति है वह राज्य सरकार को अधिहरत कर दी जाए, और तब जो है प्रभावित व्यक्ति यदि प्राधिकृत अधिकारी को उस संपत्ति का जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम के हिसाब से यदि वह जमा कर देता है तो ऐसी संपत्ति अधिकृत नहीं की जाएगी। इसके साथ ही यदि संपत्ति के अंदर जो है किसी कंपनी का शेयर है और ऐसे शेयर को जो है राज्य सरकार को अधिहत किया गया है, तब ऐसे शेयर जो जिस कंपनी का है वह कंपनी उसे तुरंत यानी कि जितना जल्दी हो सके उस शेयर को राज्य सरकार को अंतरित कर देगी। अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही धारा 15 उपधारा 1 के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर निपटाई जाएगी। इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश या अपील धारा 17 के अधीन अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 17 में अपील बताया गया है जो कि उच्च न्यायालय को की जाएगी, तो उसके बाद यदि कोई आदेश या जो उसके दंडादेश अगर जो दिया जाएगा उसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं होगी किसी भी न्यायालय में। सेक्शन 16 अंतरण का नल, अकृत एंड वॉइड शून्य होना। यहाँ 2 पॉइंट बताए गए हैं और 2 सेक्शन हैं। ये बहुत सिंपल सा है, हमें इसको सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर जो है वो नल होगा और कहाँ पे नल एंड वॉइड दोनों होगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। धारा 14 के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात सूचना में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों यदि किसी भी तरीके से अंतरित किए जाते हैं तो ऐसा अंतरण वॉइड यानी कि शून्य होगा। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि जब सेक्शन 14 के अंदर अंतरण किया जाएगा तो वह शून्य होगा, परंतु यदि धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को कन्फिस्केट हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने सेक्शन 15 में देखा कि जब वो प्राधिकृत व्यक्ति जो है उसे धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधिहरत कर दिया जाएगा, जब ऐसा आदेश हो जाए उसके बाद यदि ऐसी धन या संपत्ति को अंतरण किया जाता है तो वह नल एंड वॉइड यानी कि अकृत और शून्य होगा। तो यही डिफरेंस है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 17 अपील। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीली आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किया था 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील करेगा, यानी कि हाई कोर्ट को यहाँ पर वो 30 दिन के भीतर अपील करेगा। उच्च न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। अपील किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। और यदि ऐसी अवधि के दौरान यदि उसे जो कार्रवाई के दौरान यदि कोई स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर अगर दिया गया है तो वह भी जो है प्रवृत्त नहीं रहेगा यदि जो है अपील का निपटारा कर दिया जाता है। सेक्शन 18 कब्जा लेने के लिए शक्ति। यहाँ यह बताया गया है कि जिस संपत्ति को कन्फिस्केट यानी कि राज्य सरकार को अधिहरत करने की घोषणा कर दी जाती है उसका कब्जा लेने की शक्ति या उसको कब्जा कैसे लिया जाएगा और किसके द्वारा। तो जब प्राधिकृत अधिकारी जो है वो राज्य सरकार को कन्फिस्केट धन या संपत्ति का कब्जा देने के लिए प्रभावित व्यक्ति को आदेश देगा कि आदेश की तामील से 30 दिनों के भीतर वह उस संपत्ति का कब्जा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार को दे दे या सौंप दे। परंतु यदि जो है प्रभावित व्यक्ति जो है वह उस संपत्ति में निवास कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में यदि वह आवेदन करे प्राधिकृत अधिकारी को कि जो है कुछ समय के लिए उसे वहाँ पर जो है कुछ समय दिया जाए और ऐसे समय के लिए जो है वह बाजार दर से जो है उस संपत्ति का जो रेंट है उसका भुगतान कर दे, तब जो है प्राधिकृत व्यक्ति उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देगा। परंतु ऐसी समय अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे उस संपत्ति को जो है खाली कर कर उसका कब्जा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार को देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है
तब जो है प्राधिकारी को ऐसा पावर है या ऐसी शक्ति प्रदान है कि वह ऐसा कब्जा खाली करवाने के लिए वहाँ पर बल का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे बल प्रयोग के लिए वह पुलिस अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट की सहायता यहाँ पर ले सकता है। सेक्शन 19, रिफंड ऑफ कन्फिस्केटेड मनी और प्रॉपर्टी, यानी कि जो अधिहृत की जाती है संपत्ति या जो धन है वो कब वापस दिया जा सकेगा। तो जहां धारा 15 के अधीन दिया गया अधिहरण का आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित यानी कि मॉडिफाई या बातिल यानी कि रद्द कर दिया जाता है, जब ऐसा जो अपील की जाएगी और अपील में यदि उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को, जो अधिहरण का आदेश है, उसको या तो रद्द कर देता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है, तब प्रभावित व्यक्ति जो है विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तब तो कन्फिस्केट धन या संपत्ति उसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये दो कंडीशन है धारा 15 के अधीन जो आदेश दिया गया है, यदि वह अपील में या तो निरस्त यानी कि रद्द कर दिया जाता है या फिर उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है। दूसरा कि जो विशेष न्यायालय है वह ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्त कर देता है, तब इन दोनों ही स्थिति में जो है वह जो कन्फिस्केटेड मनी और प्रॉपर्टी है वो उसे वापस कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही वापस करना अगर संभव ना हुआ तो उसके मूल्य का भुगतान कन्फिस्केट की तारीख से यानी कि जिस दिन उसे अधिहरण किया गया था उस तारीख से उस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उसे भुगतान किया जाएगा। तो ये था चैप्टर 3। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 4 यानी कि मिसलेनियस। सेक्शन 20, विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना। इसमें यह बताया गया है कि यदि जो है किसी आदेश या सूचना जो दी जाती है किसी संपत्ति के अधिहरण में, तब ऐसी स्थिति में यदि उस सूचना या आदेश में कुछ त्रुटि रह गई है या कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं, तो उससे यह नहीं माना जाएगा कि पूरी सूचना या जो पूरा आदेश है वह अविधिमान्य हो गया। यदि ऐसे सूचना और जो आदेश है उससे यह प्रतीत होता हो या ऐसा जो है उसे उसका जो उल्लेखित विवरण है उससे क्लियर पॉसिबल हो कि आप उस संपत्ति को पहचान पा रहे हों या उस व्यक्ति को पहचान पा रहे हों, तब उसे अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। सेक्शन 21, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। यह अधिनियम जो है किसी भी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा, यह उसके अतिरिक्त होगा, यही सेक्शन 21 में बताया गया है। सेक्शन 22, अन्य कार्यवाहियों का वर्जन। इसके अंदर ये बोला गया है कि सेक्शन 19 और 17 जो कि दोनों ही अपील से रिलेटेड सेक्शंस हैं में उपबंधित जो नियम है उनके सिवाय धारा 15 के अधीन धन या संपत्ति को कन्फिस्केट करने के आदेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि सिर्फ जो अपील होती है सेक्शन 9 और 17 में सिर्फ वही की जाएगी, उसके अलावा किसी न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 23, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। तो ये जो कोई व्यक्ति या अधिकारी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध जो है किसी भी तरह का वाद या अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। सेक्शन 24, नियम बनाने की शक्ति। तो यहाँ पर जो नियम बनाने की शक्ति है वह राज्य सरकार के पास होगी। सेक्शन 25, ओवर राइडिंग इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं पर कि इस अधिनियम के अधीन या जो इसके अधीन जो बंद हैं उसकी असंगति की दशा में अभिभावी होंगे, तो इसका मतलब यह है कि जहां कोई अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई के दौरान यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम और उस अधिनियम के अंतर्गत कुछ असंगति है, तब ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वह अभिभावी होंगे। तो यही इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है जो सेक्शन 25 में दिया गया है। सेक्शन 26, कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। तो यह राज्य सरकार के पास होगी, और जैसा कि हर एक्ट के अंदर हमने देखा है कि जो कठिनाइयाँ दूर करने की जो शक्ति होती है वह एक्ट के पारित होने की दिनांक से 2 वर्ष तक उसमें किया जा सकता है और तब तक ही ऐसा आदेश उसके अंदर किया जाएगा। तो यह था दोस्तों जो है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.